नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो ईरान और इजराइल का युद्ध अपने सबसे घातक दौर में पहुंच गया है। दोनों एक दूसरे पर मिसाइल दाग रहे हैं और एक दूसरे के शहरों को तबाह कर रहे हैं। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। दरअसल दुनिया को गंभीर संकट में डालने वाले इस युद्ध की जड़ में है ईरान का न्यूक्लियर पावर होना। इसलिए आज हम आपको पूरा सच में बताएंगे ईरान के परमाणु बम की सीक्रेट स्टोरी। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ईरान के पास कितने एटम बम हैं। आज यह भी सच सामने आएगा कि इजराइल के खिलाफ क्या था ईरान का एटम प्लान, और क्या इसी वजह से ईरान के एटम बम से घबरा गया था इजराइल। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इजराइल ने क्या सही में ईरान की सभी परमाणु बमों की फैक्ट्रियों को तबाह कर दिया है, या अब भी ईरान के पास बची है एटम बम बनाने की ताकत। लेकिन आज वो पूरा सच सामने आएगा जिस पर इस पूरे युद्ध के दौरान कोई चर्चा नहीं हुई। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है ईरान के परमाणु बम का पाकिस्तान कनेक्शन, और कौन था पाकिस्तान का वो डॉक्टर खान जिसकी वजह से न्यूक्लियर पावर बना ईरान। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो ईरान इजराइल के बीच छिड़ी जंग विध्वंसक होती जा रही है, और दोनों देशों के बीच ताजा संघर्ष बीते 4 दिनों से जारी है। हमला थमने के बजाय हर आने वाले दिन के साथ और तेज होता जा रहा है। ईरान ने सोमवार सुबह इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। ईरानी सेना ने सेंट्रल इजराइल में कई जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इसमें अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना के होम फ्रंट कमांड के मुताबिक बीते 4 दिनों में ईरानी हमलों से इजराइल में अब तक 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 500 से ज्यादा घायल हुए हैं। होम फ्रंट कमांड ने कहा है कि मारे गए ज्यादातर लोग बम शेल्टर में नहीं थे। वहीं शुक्रवार से शुरू हुए इजरायली हमले में अब तक ईरान में 220 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1200 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इजराइल ने रविवार रात ईरान के विदेश मंत्रालय और शनिवार को रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया था। वहीं ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में इजराइल के हाइफा रिफाइनरी सेंटर को नुकसान पहुंचा है। इजराइल के बत याम में ईरानी हमले के बाद की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें इमारतें मलबे में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को। वहीं इजराइल में ईरानी मिसाइल हमले के बाद आज अमेरिकी दूतावास और वाणिज्यिक दूतावास बंद रहेंगे, क्योंकि रविवार के हमले में ईरानी मिसाइल के टुकड़े तेल अवीव में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास से टकराए थे। हालांकि इसमें कोई जख्मी नहीं हुआ है। और इस बीच इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान के 120 से अधिक यानी करीब 30% सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए हैं। इन सब के बीच ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि संसद एक ऐसा कानून बनाने पर काम कर रही है जिससे वो परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी से बाहर निकल सकें। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अब भी परमाणु हथियारों को बनाने के खिलाफ है और उसका कोई ऐसा इरादा भी नहीं है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो ईरान को एटम बम बनाने से रोकने के लिए ये सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। पहले आप सुनिए ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, और उसके बाद हम आपको सुनाएंगे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा। حتما با توجه به تحولات ما تصمیم مقتضی رو خواهیم گرفت. ما در ارتباط نزدیک با مجلس شورای اسلامی هستیم و قاعدتاً تصمیم هایی که مجلس شورای اسلامی بگیره طبق قانون برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراست. البته طرحهایی که الان اشاره کردید در حال تدوین هست و حتما در روند تدوین هماهنگی‌های لازم رو با مجلس محترم خواهیم داشت. אני בא עכשיו מבת ים. זהו יום קשה. אמרתי לכם, יהיו ימים קשים, אבל יש גם ימים גדולים. אנחנו בדרך לסכל את שני האיומים הגדולים על קיומנו. איום הגרעין ואיום הטילים הבליסטיים מאיראן. אנחנו פעלנו בשעה 12, לפני שאיראן הצליחה לשעות קדימה לעשות נשק גרעיני, ולפני שהיא רצה קדימה לפתח 10,000 טילים בליסטיים כאלה, כמו שנפלו בבת ים או במקומות אחרים, ותוך 6 שנים 20,000, שני איומים קיומיים שאנחנו פועלים להסירם.
तो आज ईरान और इजराइल एक दूसरे का वजूद मिटाने की कस्में खा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इजराइल ने अचानक ईरान पर हमला बोल दिया। यह समझने वाली बात है और इसका जवाब है ईरान के परमाणु बम का खौफ। जी हां, कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की खुफिया रिपोर्ट्स इस बात का खुलासा करती हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। यही बात इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू कह रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ईरान को नहीं रोका गया तो वो बहुत कम समय में परमाणु हथियार बना लेगा। आइए अभी जानते हैं कि आखिर ईरान परमाणु बम बनाने से कितनी दूर खड़ा है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने खुफिया जानकारी जुटाई है जिससे पता चलता है कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी चीजों के उत्पादन में काफी आगे निकल गया है। ईरान ने यूरेनियम मेटल कोर और न्यूट्रॉन सोर्स इनिशिएशन काफी हद तक तैयार कर लिए है। इसे परमाणु बम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है। आपको बता दें कि ईरान के पास यूरेनियम की प्योरिटी बढ़ाने वाले 2 न्यूक्लियर प्लांट हैं जिनके नाम है नतांज और फोर्ड। कई प्रतिबंधों के बावजूद ईरान इनमें यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने 80 से 85% तक यूरेनियम को शुद्ध कर लिया है, प्योर कर लिया है और इस यूरेनियम से करीब एक अनुमान के मुताबिक 6 परमाणु हथियार तक बनाए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ईरान एक पावरफुल परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी 90% प्योर यूरेनियम हासिल करने के काफी करीब है। और इस साल मार्च में अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया था कि ईरान का समृद्ध यूरेनियम भंडार अपने उच्चतम स्तर पर है, यानी हाईएस्ट लेवल पर है। वहीं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रासी ने कहा था कि ईरान कुछ हफ्ते या महीने भर में परमाणु बम तैयार कर सकता है। यही वजह है कि इजराइल की नींद उड़ गई और उसने ईरान पर हमला बोल दिया। तो अब यह सवाल उठता है कि आखिर इजराइल के हमले में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कितना नुकसान पहुंचा है। क्या ईरान के सारे न्यूक्लियर प्लांट तबाह हो गए या अब भी ईरान के पास एटम बम बनाने की ताकत बची हुई है? यह अभी स्पष्ट आंकड़ों में कहना बहुत मुश्किल है। इजराइल के हालिया हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कितना नुकसान पहुंचाया है यह कहना मुश्किल है, लेकिन जो जानकारी उपलब्ध है उससे हम कुछ निष्कर्ष तो निकाल ही सकते हैं। तो देखिए, ईरान के 3 प्रमुख न्यूक्लियर प्लांट हैं जिनमें है नतांज, फार्डो और इस्फहान। इनमें से नतांज में सबसे ज्यादा 16,000 सेंट्रीफ्यूज मशीनें लगाकर यूरेनियम का संवर्धन किया जा रहा था। IAEA ने यूएन में कहा है कि इजराइल के हमलों में नतांज प्लांट का ऊपरी हिस्सा नष्ट हो गया है। इस हादसे के बाद यहां सेंट्रीफ्यूज मशीनों को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रासी के मुताबिक जमीन के अंदर बने अंडरग्राउंड हाल पर किसी सीधे नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। ईरानी विशेषज्ञों की माने तो उसके पास पहले से ही मौजूद सैकड़ों किलो यूरेनियम अब तक सुरक्षित है, लेकिन कई जानकारों का मानना है कि नतांज में हुए नुकसान से ईरान का परमाणु कार्यक्रम पिछड़ सकता है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने कहा है कि जो टेक्नोलॉजी दिमाग में मौजूद हो उसे किसी बम से नष्ट नहीं किया जा सकता, यानी ईरान अभी भी बम बनाने में सक्षम है, ऐसा वो कह रहे हैं। इजराइल ने फार्डो और इस्फहान प्लांट पर भी हमला किया था। इस्फहान में जहां यूरेनियम संवर्धन प्लांट नष्ट होने की खबर है, वहीं फार्डो प्लांट गुफा के अंदर बना है, इसलिए यहां इतना नुकसान नहीं हुआ है। यह न्यूक्लियर किला जमीनी सतह से, यानी जमीन से करीब 90 मीटर नीचे है, जो इसे बेहद सुरक्षित बनाता है। इसकी किलेबंदी को सिर्फ बंकर बस्टर्स बम ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन इसे गिराने के लिए स्पेशल B-2 बॉम्बर्स चाहिए जो सिर्फ अमेरिका के पास है। लेकिन ईरान को सबसे बड़ा झटका लगा है उसके 9 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत से, जिनमें फिरदौन अब्बासी और महमूदी तेहरानची का मारा जाना उसके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो आप भी सुनिए, संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख राफेल ग्रासी ने इजरायली हमले में ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों को हुए नुकसान के बारे में क्या जानकारी दी। There has been no additional damage at the Natanz fuel enrichment plant site since the Friday attack, which destroyed the above-ground part of the pilot fuel enrichment plant. Electricity infrastructure at the facility was also destroyed. There has been no indication of a physical attack on the underground cascade hall containing part of the pilot fuel enrichment plant and the main fuel enrichment plant. No damage
has been seen at the site of the Fordow fuel enrichment plant or at the Condab heavy water reactor, which is under construction. Bushehr nuclear power plant has not been targeted or affected by the recent attacks, and neither has the Tehran research reactor. At the Isfahan nuclear site, 4 buildings were damaged in Friday's attack. तो इस बीच ईरान इजराइल जंग में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। ईरान के प्रमुख सुरक्षा बल IRGC के पूर्व सीनियर जनरल और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसेन रजाई ने बयान दिया है कि पाकिस्तान ने हमें भरोसा दिलाया है कि अगर इजराइल परमाणु मिसाइलों से अटैक करता है तो पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु हथियारों से हमला कर देगा। इस बयान के बाद बुरी तरह से घिरे पाकिस्तान का क्या कहना है वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उसके पहले सुनते हैं जनरल मोहसेन रजाई ने क्या कहा। این چند روز چه اتفاقی افتاده؟ تمام کشورهای عربی تماس گرفتن و گفتن ما از شما حمایت میکنیم. پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان‌ها تو منطقه فوق‌العاده رو به افزایش خواهد بود. هرچی ما قوی‌تر عمل کنیم، هرچی مردم ما همراهی بیشتری با نیروهای مسلح عمل کنن، ما از این گردن عبور کنیم، اون طرفش یک اقیانوسی از پیشرفت سیاسی، نظامی، اقتصادی انشاءالله جلوی ملت ما خواهد بود. तो ईरानी जनरल के इस बयान से पाकिस्तान बुरी तरह से घिर गया है। वो इस वक्त किसी भी हालात में अमेरिका की नाराजगी नहीं झेल सकता, इसलिए बिना देर गवाए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ईरान के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद ने इजराइल के खिलाफ परमाणु हमले की कोई बात ही नहीं की। पाकिस्तान ने स्पष्ट किया कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने ईरान के लिए अपना समर्थन जरूर जताया और इजरायली एक्शन की निंदा की है। आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी संसद में कहा था कि इजराइल ने ईरान, यमन और फिलिस्तीन पर हमले किए हैं और अगर मुस्लिम देश अब एकजुट नहीं हुए तो हर देश का ऐसा ही अंजाम होगा और उसे ऐसा ही अंजाम मुस्लिम देश को भुगतना होगा। उन्होंने मुस्लिम देशों की बैठक बुलाने और इजराइल के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले मुस्लिम देशों से संबंध तोड़ने की अपील की थी। आइए सुनते हैं ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में और कुछ क्या कहा। कल जो ईरान में हुआ है, उनकी एटमी तंसीबात जो हैं वो निशाना बनाई गई। चुन चुन के उनकी जो मिलिट्री की या पासदारान की जो लीडरशिप थी उनको शहीद किया गया। और इस सारी बात में जो है इजराइल अकेला नहीं है, उनको इंटेलिजेंस, उनको कवर, हर चीज़ जो है प्रोवाइड की गई ईरान के साथ। और इस वक्त जबकि ईरान जो है अपने एटमी प्रोग्राम के लिए एंगेज्ड है विद यूनाइटेड स्टेट्स, मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ। और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ हैं। इस बीच ईरान और इजराइल में चल रही लड़ाई से पाकिस्तान के लोगों की चिंता बढ़ गई है और उसकी वजह है इजरायली पीएम बेंजामिन नेतान्याहू का एक पुराना इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में नेतान्याहू बोल रहे हैं कि कट्टरपंथी सोच रखने वाले देशों के पास परमाणु बम होना इजराइल ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए खतरा है। इसमें एक नाम ईरान का है और दूसरा नाम पाकिस्तान का है। इस इंटरव्यू में नेतान्याहू ने आगे कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि ईरान और पाकिस्तान के पास परमाणु बम हों। अब इस पुराने इंटरव्यू की क्लिप पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर की जा रही है। इसे शेयर करते हुए पाकिस्तानी एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं कि क्या ईरान के बाद इजराइल उनके देश पर हमला कर सकता है। आइए हम भी सुनते हैं नेतान्याहू का वो इंटरव्यू जिसने उड़ा दी है पाकिस्तानियों की नींद। Said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades.
तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम से पाकिस्तान का बहुत पुराना नाता है। अगर आज ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है तो इसके पीछे पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। दरअसल ईरान और पाकिस्तान के बीच हुई अवैध डील के पीछे असली मास्टरमाइंड है पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। पाकिस्तानी वैज्ञानिक AQ खान 70 के दशक में नीदरलैंड्स में नौकरी करते थे और इसी दौरान उन्होंने यहां से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारियां चुराई और इसे लेकर ये पाकिस्तान आ गए। उस समय पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत थी। खान ने इसी दौरान पाकिस्तान का एटम बम बनाने का काम शुरू किया, लेकिन साथ ही वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया को चोरी छुपे बेचने लगे। बाद में कई जांच रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई कि AQ खान ने ईरान को सेंट्रीफ्यूज डिजाइन की तकनीक और कई पार्ट्स दिए। इसके अलावा उन्होंने ईरान के साथ यूरेनियम संवर्धन के उपकरण और ब्लूप्रिंट भी साझा किए। बाद में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बनी IAEA की रिपोर्ट्स में भी पाकिस्तान का नाम आया, उसका जिक्र हुआ। IAEA ने कई रिपोर्ट में यह स्वीकार किया कि ईरान की सेंट्रीफ्यूज तकनीक जो है वो पाकिस्तान के P1 और P2 डिजाइनों से काफी मिलती जुलती है। यहां तक कि 2003 में ईरान ने भी स्वयं ये स्वीकार किया था कि उसे 1987 के आसपास विदेशी स्रोतों से डिजाइन और कलपुर्जे मिले हैं। जानकारों का मानना है कि ईरान का इशारा पाकिस्तान की तरफ था, लेकिन 2004 में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इसी साल पाकिस्तानी वैज्ञानिक AQ खान की चोरी पकड़ी गई और उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल टीवी पर सारी दुनिया के सामने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया कि उन्होंने ईरान सहित कई देशों को संवेदनशील परमाणु जानकारी, उपकरण और टेक्नोलॉजी दी है। इसके बाद पाकिस्तानी सरकार ने उन्हें नजरबंद कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय जांच से उन्हें एक तरह से बचा लिया। और पाकिस्तान की सरकार हमेशा इस नेटवर्क में अपनी भूमिका से इंकार करती रही, लेकिन बाद में रिहा होने के बाद AQ खान ने दावा किया था कि उन्होंने ईरान और बाकी देशों को जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी है उसको जो टेक्नोलॉजी उन्होंने दी है दूसरे देशों को, वो काम उन्होंने पाकिस्तान की सरकार के कहने पर किया था। आइए सुनते हैं अपनी चोरी पकड़ाए जाने के बाद किस तरह से डॉक्टर AQ खान ने साल 2004 में सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान के नेशनल टीवी पर अपना अपराध कबूल किया था। The investigation has established that many of the reported activities did occur and that these were inevitably initiated at my behest. In my interviews with the concerned government officials, I was confronted with the evidence and the findings, and I have voluntarily admitted that much of it is true and accurate. तो आइए पूरा सच में हम करने वाले हैं वो खुलासा जो अपने बहुत कम लोग जानते होंगे इस खुलासे के बारे में। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे एक बार इजराइल ने भारत को यह प्रस्ताव दिया था कि वो उसकी मदद से पाकिस्तान के परमाणु संयंत्रों को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। दरअसल ये 80 के दशक की बात है। इजराइल को यह पता चल गया था कि पाकिस्तान की तरफ से ईरान को परमाणु हथियार बनाने में भरपूर मदद दी जा रही है। इजराइल का मानना था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके लिए, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम भारत के लिए खतरनाक है। इजराइल ये भी जानता था कि अगर उसने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया तो अपने आप ही ईरान का परमाणु बम बनाने का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। और इसी वजह से इजराइल ने भारत को यह प्रस्ताव दिया था कि उसके जहाज भारत से उड़ान भरेंगे और पाकिस्तान के कहूटा में बने परमाणु संयंत्रों को तबाह कर देंगे। इस बात का खुलासा पत्रकार एड्रियन लेवी और कैथरीन स्कॉट क्लार्क ने अपनी पुस्तक डिसेप्शन पाकिस्तान, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द ग्लोबल न्यूक्लियर कॉन्स्पिरेसी में किया है। इस पुस्तक में लिखा गया है कि 1980 के दशक के मध्य में जब पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम तेजी से बढ़ रहा था, तब भारत को शक था कि यह उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। तब इजराइल ने भारत के साथ मिलकर एक संयुक्त हवाई हमले की योजना बनाई, जिसका लक्ष्य पाकिस्तान का कहूटा न्यूक्लियर प्लांट था। उस दौर में इजराइल भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों की जानकारी साझा कर रहा था। इजराइल भारत को हमले के लिए हवाई टैक्टिक्स और हथियार प्रणाली में मदद देने को तैयार था। एक प्रस्तावित योजना के तहत इजरायली फाइटर जेट्स भारत के एक हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाले थे। जब अमेरिका को इस योजना की भनक लगी तो उसने भारत को सख्त चेतावनी दी कि ऐसा हमला दक्षिण एशिया में परमाणु युद्ध को जन्म दे सकता है।
इसके बाद भारत ने इस योजना को रद्द कर दिया। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि इजरायली हमले के बाद तेहरान में क्या है हालत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरा कान खड़ा हुआ जब जोजी बोला, तुम तो गाड़ी इतना सेफ चलाते हो, तुमको मोटर इंश्योरेंस की क्या जरूरत है। जब को कनेक्ट हिट किया, जोजी यू टर्न लिया। सॉरी। इट्स ओके जेठा, मोटर इंश्योरेंस है इसके पास है ना। जोजी इसे कोकोनट, बट अपना श्रीनिवासन अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से IT हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, AI और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का AI स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में AI के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है ग्लोबल IT हब के रूप में नई पहचान। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनई को तेहरान के उत्तर पूर्वी इलाके में मौजूद सबसे सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया गया है। वे इस समय परिवार के साथ लाविजान में एक सुरक्षित जगह पर हैं। इससे पहले भी अप्रैल और अक्टूबर 2024 में जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था तो खामनई ने इसी तरह बंकर में शरण ली थी, क्योंकि ईरान में बीते 4 दिनों से जारी इजराइल हमले के बाद हालात काफ़ी बिगड़ गए हैं। शहर में पेट्रोल पंपों पर और कारों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल पंप्स पर। कतार में लगने के बाद भी पेट्रोल मिलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ईंधन की सप्लाई बहुत कम है, सीमित है। और इजराइल ने रविवार को चेतावनी दी थी कि जो लोग हथियार बनाने वाले इलाकों के पास रहते हैं वो तुरंत वहां से निकल जाएं, क्योंकि खतरा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तेहरान में लोग डरे हुए हैं और शहर छोड़कर बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास बमबारी से बचने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है। पूरे शहर में कोई शेल्टर नहीं है और जहां लोग भागकर ऐसी जगह पर जान बचा सकें, ऐसी जगहें बहुत सीमित हैं। इसलिए बहुत से लोग उत्तर की ओर कैस्पियन सागर की तरफ जा रहे हैं, जो शांत और दूर दराज का इलाका है। लोगों का मानना है कि इजराइल यहां तक हमला नहीं कर पाएगा, लेकिन यहां के रास्ते इतने जाम हो चुके हैं कि वहां पहुंच पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इजरायली राष्ट्रपति इसाक हारजोग वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगियों के साथ पेटा तिकवा पहुंचे, जहां ईरानी मिसाइली हमले के बाद हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। इस दौरान उन्होंने G7 नेताओं से अपील करते हुए कहा कि ईरान के पास किसी भी सूरत में एटम बम नहीं होना चाहिए। वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान ने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में इजराइल को और भी गंभीर जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आप भी सुनिए इजराइल और ईरान के राष्ट्रपतियों ने क्या कुछ कहा। I call upon the leaders of the free world convening in Canada in the G7 summit. They all should stand up with us and make it clear. 2 things absolutely must. Iran must not have any capability of nuclear weapons,
and secondly, bring back our hostages as soon as possible, till the last one of them, immediately. اسرائیل هیچ مرزی رو نمیشناسه. هر کی رو دلش خواست با اجازه در حقیقت آمریکا هر مداخله رو انجام میده. در گفتگویی که ویتکوف با آقای دکتر عراقچی داشت میگفت که اسرائیل بدون اجازه ما هیچ کار نمیتونه بکنه. معنی حرف اینه که حالا که داره این کارا رو میکنه با اجازه آمریکا داره این کار رو میکنه. तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।